आज का टॉपिक है हेयर फॉलिंग। हेयर फॉलिंग में वैसे बहुत से सब टॉपिक्स है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, ट्राइकोटिलोमेनिया है, थिनिंग ऑफ हेयर है, फंगल इन्फेक्शन है स्कैल्प का। तो फीमेल्स में हेयर फॉलिंग है, मेल्स में हेयर फॉलिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक जनरल बात करेंगे हेयर फॉलिंग के बारे में, और बाकी टॉपिक्स के लिए और भी वीडियो बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हेयर फॉलिंग के वजह क्या क्या है। देखिए 50 से 100 बाल, 50 to 100 ये नॉर्मल है फॉलिंग। उतने ही बाल रोज़ उग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा उग जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं। गिरते बाकी रोज़ है। फिर क्या होता है कि कोई कारणवश, बहुत सारे रीज़न्स है, हम वन बाय वन देखते हैं। अगर बाल का जो ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है तो फिर थिनिंग ऑफ हेयर्स हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बाल जाते हैं और उगने का प्रमाण कम रहता है। तब हमारे ध्यान में आता है कि अरे मेरे बाल जा रहे हैं और मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो देखते हैं, किसी के बाल पूरे सर पे थिन हो जाते हैं, और मेल में ज़्यादा करके तो ये जैसे मेरे हुए हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस, इस साइड से बाल चले जाते हैं और किसी के पीछे चले जाते हैं, और किसी का ये पूरा की पूरा ऊपर का पोर्शन साफ़ हो जाता है। तो जितने व्यक्ति है उतने उस टाइप का अलग बना हुआ रहता है। तो ये कोई नहीं कि हर पैटर्न के लिए कोई अलग दवाई है, बस ऐसे होता है, जनरली देखा गया है। एज़ पर द पर्सन इट डिफर्स। तो फटाफट हम पहले कॉजेज़ देख लेते हैं, बाल क्यों गिरते हैं। तो कॉमनेस्ट कॉज जो है वो डैंड्रफ है। डैंड्रफ, उसके बाद में फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्काल्प, ईचिंग ऑफ द स्काल्प, रिंगवर्म इन्फेक्शन, मतलब कोई भी एक तरह का इन्फेक्शन। तो इसमें ज़्यादा फंगल ही रहता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह के तेल लगाते रहते हैं, अलग अलग शैम्पू लगाते रहते हैं, धूल मिट्टी में जाते रहते हैं। तो इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन हेयर्स। और दूसरा सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रेस। तीसरा है एसिडिटी। जो पेट खराब रहता है, उसके बाद में हीट बढ़ जाती है शरीर में। 35 साल से देख रहा हूँ मैं कि मोस्ट कॉमनली इट इज़ एसोसिएटेड विथ एसिडिटी। तो मतलब क्या हो गया, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए। अभी रात को देर रात तक जागना, बाहर का स्पाइसी खाना या फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खाना, और मोबाइल पे ज़्यादा देर तक रहना, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो मतलब प्रॉपर नींद भी नहीं रहती है। तो ये स्ट्रेस होते होते कॉमनली एसिडिटी भी बढ़ जाती है, पेट भी ख़राब हो जाता है, और फिर बाल गिरने भी चालू हो जाते हैं। पहले क्या था, लेडीज़ को जनरली, फीमेल्स को, वो घर का काम देखते थे, जेंट्स बाहर का काम देखता था, तो थोड़ा बैलेंस रहता था, थोड़ी जिम्मेदारी भी डिवाइड हो जाती थी। अभी क्या हो गया है कि फीमेल्स भी पढ़ लिख रही है, आगे जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करते करते उनका घर भी नहीं छूट रहा है, बच्चे भी नहीं छूट रहे हैं। तो उनके लिए तो काम डबल हो गया, स्ट्रेस हो गया, कंपटीशन हो गई है, तो उनको हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगे। तो पीसीओडी कॉमन हो गया, और भी ओवरी के इश्यूज़ हो गए, थायराइड के इश्यूज़ हो गए, तो और उसके वजह से भी बाल जाने लग गए फिर। तो ये दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। तो आपको पहले क्या करना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है, वो चीज़ में। और भी ये तो हो गया कॉमन कॉज। और भी एक मेनोपॉज, जहाँ हार्मोनल मेजर चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, वो एक कॉज है। और एक कॉमन कॉज आजकल देखा गया है कि लड़कियां बहुत ही फैशन, मतलब अभी फैशन क्या बोलेंगे उसको, आजकल का वो रेगुलर थीम हो गया है। बाल को अलग अलग तरह के कलर लगाते हैं,
अलग अलग तरह की बालों को ट्रीटमेंट होती है, स्ट्रेटनिंग होते हैं और हीट की ट्रीटमेंट होती है। ये सब एप्लीकेशन से बालों को नुकसान भी होता है और उनके क्यूटिकल हेयर फॉलिकल कमज़ोर होके टूट जाते हैं। स्काल्प में अलग अलग चीज़ें लगाने से भी स्काल्प का पोषण बराबर नहीं होता है, हेयर का पोषण। फिर हीमोग्लोबिन कम होने से भी बाल ज़्यादा गिरते हैं, फेरिटिन कम हो जाता है, उसकी वजह से थकान आ जाती है, तो थकान में भी काफ़ी बाल गिरने लग जाते हैं। और कोई भी बड़ी बीमारी अगर होती है हमें, जैसे कोविड था, जैसे टाइफाइड है, जैसे जॉन्डिस है, ये जो बड़ी बीमारियां है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन है कोई और वजह की और बीमारी की वजह से, किडनी के प्रॉब्लम्स है या व्हाटएवर, फीवर, उसके बाद में कॉमनली बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती है, शरीर में थकान भी आ जाती है, तो कभी कभी बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो और क्या रीज़न है? और किसी किसी में जैसे कैंसर वगैरह में केमोथेरेपी होती है और भी किसी की कुछ दवाइयाँ चलती है, तो दवाइयों के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आई मीन एलोपैथिक दवाइयों के। तो एक तो वो अगर है तो डॉक्टर को पूछ के उसका डोज एडजस्ट कर लेना चाहिए या फिर उसकी दवाई करनी चाहिए। वेट लॉस करते समय हमें याद नहीं रहता है कि हमको धीरे धीरे जाना है, हम बहुत फास्ट निकल जाते हैं, फास्टिंग करते हैं जल्दी जल्दी वज़न कम करने के लिए, और भी ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो तभी भी बाल गिर सकते हैं। तो दीज आर द, आज के डेट में ये कॉमन चल रहा है। फैमिली में पापा को, ग्रैंडफादर को अगर इनको भी हेयर लॉस था, तो आपको पहले ही होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके उनको बोलना चाहिए कि मुझे हेयर्स के लिए मायाज़मेटिक ट्रीटमेंट चाहिए, मायाज़मेटिक, तो वो आपको देंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। फिर मैं आपको बैच फ्लावर की भी कुछ दवाइयाँ बताने वाला हूँ। बच्चों में मैंने देखा है, बच्चों में क्या बड़ों में भी ये बीमारी है, ट्राइकोटिलोमैनिया, मतलब स्ट्रेस की वजह से या और कोई वजह से अपने ही बाल नोच नोच के निकाल लेते हैं, हेयर्स के, आईब्रोज़ के, आईलिड्स के बाल या बॉडी के हेयर्स, बस एक एक बाल नोचते रहते हैं, वो निकाल लेते हैं। कभी उनको ये पता भी होता है, कभी कभी उनको ये पता नहीं भी होता है। तो ये बीमारी के मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स भी आए और वो ठीक भी हुए हैं। तो ये जनरली एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड रहता है, छोटे बच्चे में भी काफ़ी कॉमनली आजकल देखा गया है। और भी सबसे बड़ा कॉज, कॉमनेस्ट कॉज बोला जाएगा उसको, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उसमें प्रोटीन्स जिससे बाल बनते हैं हमारे, वो कम खाने में आता है, या क्वालिटी प्रोटीन्स नहीं रहते कि जिसमें पूरे अमाइनो एसिड्स हो, फिर बी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और विटामिन B12, विटामिन D3 ये काफ़ी कम मात्रा में शरीर में रहते हैं कि धूप में जाना भी होता नहीं हमारा। तो ऐसी केस में भी हमें हेयर फॉलिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल का फूड भी हाइब्रिड ही है। फूड हाइब्रिड होने से उसमें जो परसेंटेज होना चाहिए वो भी कम होता है, तो सप्लीमेंट्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये थे कॉमन कॉजेज़। अभी डायग्नोसिस कैसे होता है? जनरली हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम लोग ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस कर लेते हैं। बाकी और भी टेस्ट आई हुई जो सिर्फ हेयर के ट्रीटमेंट करते हैं सेंटर्स, उनके पास ये सब टेस्ट रहती है, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत महंगी होती है। जिसको कराना है वो वैसे हेयर सेंटर पे जाके पूल टेस्ट होता है, फिर उनका एक स्काल्प बायोप्सी होता है, फिर वो माइक्रोस्कोप से भी हेयर्स को देखते हैं कि अंदर फॉलिकल्स है नहीं है, हेयर का क्वालिटी क्या है, ये सब देख के वो आपको मेडिसिन देते हैं। फिर थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस परफेक्ट होता है तो इफ़ेक्टिव भी है। किससे बाल गिरते हैं वो हो गया, डायग्नोसिस कैसे हो गया वो देख लिया हमने। अब
अब मेन है करना क्या है भाई, बाल तो जा रहे, कुछ बताओ ऐसे कि हम करें तो ठीक होगा। पहले तो डैंड्रफ जो शरीर में जो सर में है उसे क्लियर करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी आते हैं या फिर केटोकोनाजोल का शैम्पू आता है, हम हफ्ते में एक बार उसको यूज़ कर सकते हैं। और बीच बीच में ऑयलिंग भी करना है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो स्किन वाले के पास जाके उनसे ट्रीटमेंट लेनी है। फिर अपने बालों को आराम से हैंडल करना है। ज़्यादा करके जिनके घने बाल होते हैं उनको ज़ोर ज़ोर से अगर खींचेंगे ये करेंगे तो और भी उनके जो रूट्स है वो लूज़ हो जाते हैं। तो हैंडल जेंटली, थोड़े जो कंघी है वो थोड़ा मोटा हो तो अच्छा है, तो टैंगलिंग नहीं होगा। या फिर पेप्टाइड सीरम्स मिलते हैं बाज़ार में, वो यूज़ करेंगे तो हेयर्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है। और जो भी हार्श ट्रीटमेंट रहती है बालों के लिए या फिर स्टाइल करने के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए जो भी हार्श ट्रीटमेंट आती है, जैसे स्ट्रेटनिंग है या हॉट आयरनिंग बोलते हैं, हॉट रोलर्स बोलते हैं, या कर्लिंग आयंस बोलते हैं उसको, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको बाल ज़्यादा प्रिय है तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। हेयर कलर भी मैं बोलूँगा कि हेयर कलर भी आप अवॉइड करिए। रहने शैम्पू में भी जो मैंने आपको बताया कि केटोकोनाजोल तो यूज़ करना ही है, लेकिन फिर सल्फेट और सिलिकॉन जिसमें है ऐसे शैम्पू नहीं यूज़ करना है। होम्योपैथी का एक अच्छा शैम्पू मिलता है अर्निका शैम्पू, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू में मैं एक और सलाह दूंगा आपको कि आप जो हमेशा के लिए शैम्पू यूज़ करते हो, जो सूट हो गए आपके स्किन को, उसे बदलना नहीं चाहिए। कोई हालत पे नहीं बदलना चाहिए। आप ट्रायल एरर करना ही नहीं चाहिए, वही शैम्पू यूज़ करिए और स्किन को सूटेबल भी होता है, उसकी कोई रिएक्शन भी नहीं होती है। हेयर्स को ऐसा टाइट बांध के नहीं रखना है आपको, जैसे हेयर क्लिप है या हेयर बैंड्स है या और भी कुछ ऐसे मिलते हैं कि जिससे वो टाइट बांध के रखते हैं घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए, तो उसमें भी थोड़ा हेयर्स कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में फिर फॉलिंग ज़्यादा होता है। थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट से अवॉइड करना चाहिए, डस्ट में कम जाना चाहिए। अगर डस्ट में आपको जाना ही पड़ रहा है तो आप कवर करके जाइए उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बैलेंस फूड लेना चाहिए, उसमें सभी फ्रूट्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम, फाइबर्स ज़्यादा, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, थोड़ी रॉ वेजिटेबल्स लेनी चाहिए ताकि आपको सभी मिनरल्स, सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स मिले उसमें से। थोड़ा अगर धूप में नहीं जा पा रहे हो तो विटामिन D3 लेना चाहिए। आप वेजिटेरियन हो तो आपको B12 का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, B12 भी लेना चाहिए। थोड़ा सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। आपके लाइफ में कोई टेंशन है तो उसे भी मैनेज करिए और प्रॉपर आराम करिए, रेस्ट करिए। 8 घंटे की नींद शरीर की बहुत सी बातें, बहुत सी बीमारियां ख़त्म कर देती है अपने आप ही। अगर नींद ही कम है तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें मल्टीविटामिन में देख लीजिए, उसमें विटामिन E भी चाहिए, D3 भी चाहिए, B12 भी चाहिए, प्लस बी कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। तो ये था डाइट को ये सब लेके। अभी आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथी मेडिसिन्स लेने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी डॉक्टर के पास जाके ली हुई दवाई सबसे अच्छी होती है। आप घर पे आपको ट्रायल एंड एरर करना ही क्यों है। मैं सिर्फ आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि देयर आर वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन और उससे आपके प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से। मैंने कितने लोगों के ठीक किए। इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन क्या होता है कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से मैंने वीडियोस भी देखे हेयर फॉलिंग के, तो उसमें सीधे लोग दवाई के नाम बताते, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। दैट इज़ रॉन्ग। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है।
होम्योपैथी में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, आपका स्वभाव कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब पूछ के उसका कॉज ढूंढ के उसके बाद मेडिसिन दिया जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसी भी मेडिसिन होती है, लेना डॉक्टर की सलाह से ही। तो पहला मेडिसिन है मेरा एसिड फॉस। ये कॉमन मेडिसिन है। ये आदमी के लाइफ में जब भी कभी भी ग्रीफ हो जाता है या अपने नज़दीक के कोई आदमी गुजर जाता है या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या शरीर में से बहुत सा फ्लूइड निकल जाता है और इतना सब होने के बाद में आदमी कैसा एकदम नाराज़ हो जाता है, अकेला अकेला रहता है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहती, तभी एसिड फॉस या फिर इसे फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये यूज़ करना चाहिए। फिर दूसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जब भी हेयर फॉलिंग के साथ में एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो, गैसेस हो पेट में, तो लाइकोपोडियम तभी कॉमनली यूज़ होता है। तीसरा मेडिसिन है सेपिया। किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन रहता है, बहुत हरी वरी एंड करी रहता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन लोगों को सेपिया बहुत अच्छा काम करता है। फिर चौथा मेडिसिन है चाइना। चाइना कैसे है कि कोई बीमारी में बहुत बड़ी बीमारी होने के बाद जो वीकनेस आता है या फ्लूइड लॉस होने के बाद में बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, बहुत मैस्टरबेशन कर लिया, बहुत सेमिनल इमिशन हो गया और साथ में डाइजेशन पुअर हो गया, जो भी खा रहा है उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में चाइना लेना चाहिए। फिर और एक मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर कैसे है कि किसी के लाइफ में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद में किसी की मतलब मन में रह जाती चीज़ें, निकाल नहीं पाते, वही चीज़ें दिमाग में घूमते रहती है, तो चीज़ें दिमाग में रह जाती है, दुख रहता है दिमाग में, इनको दुख ज़्यादा होता है, लेकिन ये दुख है ना एक्सप्रेस नहीं करते, ये मन में ही रखते हैं, किसी के पास में शेयर नहीं करते हैं, अकेले रहते तभी रो लेते हैं, अकेले रहते तभी सोचते बैठते इसके बारे में, ऐसे लोगों को नाइट्रोम्यूर लेना चाहिए। फिर और एक मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र तो क्या है, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि बाल गिरते तो पहले ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है यार हो जाएगा, ठीक है यार हो जाएगा, खुजली भी आती रहती है, डैंड्रफ भी होते रहता है। फिर जब उनको लगता है कि अरे बाल तो बहुत थिन हो गए, तो एकदम से फिर जाग जाते हो कि अरे अब तो कुछ करना चाहिए, ना तो मैं टकलू बन जाऊंगा। फिर वो डॉक्टर के पीछे पड़ते, यार कुछ भी करो अभी मुझे जल्दी ठीक करो, तो उस ऐसे लोगों को सल्फ़र लेना चाहिए। फिर और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सेलेनियम। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। ये भी ये जब आदमी बहुत वीक हो जाता है, ताकत नहीं है शरीर में, मसल्स, बोन्स, नर्व्स सब कुछ थक गया है इसका, तो थकने की वजह से बालों के उधर भी लोकल वहाँ पे भी ताकत नहीं बालों को मजबूत पकड़ के रखने की, वो भी थक गए हैं, तो ऐसे केसेस में सेलेनियम लेना चाहिए। और भी सेलेनियम का क्या इंडिकेशन है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पी रहे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी सेवन कर रहे, बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, तंबाकू है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे, स्पाइसी फूड ले रहे, ज़्यादा सेक्स का यूज़ कर रहे, या फिर उनके शरीर में से जो वाइटल फ्लूइड्स है जैसे सीमेन है, ब्लड है, ये सब निकल के जा रहा है बाहर, कोई भी वजह होने दो, नींद नहीं हो रही उनकी, और बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया है या कोई काम में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं कि स्ट्रेस हो गया है शरीर में, ऐसे व्यक्तियों को सेलेनियम लेना चाहिए। थूजा भी एक अच्छा मेडिसिन है। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, स्काल्प में इचिंग होता है, वो थूजा ले सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। और एक होम्योपैथिक सप्लीमेंट भी बताता हूँ मैं कि जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है वो अश्वगंधा और एवेना का मदर टिंचर 10-10 बूंद 3 बार ले सकते हैं, प्लस एक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28, ये होम्योपैथिक मेडिसिन ही है, ये एज ए टॉनिक यूज़ होता है, 4-4 गोली 3 बार आप ले सकते हो।
फिर एक बैच फ्लावर का फार्मूला बताता हूँ। इसमें जिन लोगों को हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, ऐसे मतलब जिनके फैमिली में बाल चले गए, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम है वॉलनट, इम्पेशंस, चेरी प्लम और वाइट चेस्टनट। ये 4 मेडिसिन है। फिर बैच फ्लावर को कैसा है कि आप जैसी प्रकृति, जैसे इमोशनल मेकअप है, वैसे भी मेडिसिन ऐड कर सकते हो। बैच फ्लावर के बारे में मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा डिटेल्स में 38 मेडिसिन के वीडियो बनाए हैं। कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे कॉम्बिनेशन करना है, आप वो सब रेफ़र कर सकते हो। और ये था सब दवाई के बारे में। अब टिप ऑफ द डे आज। तो आज के टिप ऑफ द डे में मैं आपको एक बालों को लगाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और मेरा सीक्रेट फार्मूला बता रहा हूँ, जिसमें होम्योपैथी की 3 मेडिसिन होती है, अर्निका क्यू, जाबोरेंडी क्यू और आंवला क्यू। ये तीनों 10-10 ml तीनों मेडिसिन 70 ml कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है और वो रोज़ स्कैल्प पे लगाना है। अगर आप तेल नहीं यूज़ कर रहे हो तो ये 30 ml लिक्विड आपको मिक्स करके रखना है और थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें इसमें कि 10 बूंद डाल के पानी में मिक्स करके स्काल्प को लगाना है। और दूसरे दिन आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो। इवन पानी से भी वॉश किया तो भी निकल जाता है, वॉश नहीं भी किया तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 4 दिन के बाद में वॉश कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।